हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें यूपीएससी की या जितने भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम्स, जैसे मान लीजिए यूपीएससी, यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये मेंस में काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन आते हैं। प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्री में नहीं आते हैं। ये मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको कई डेटा मिलेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की आंतरिक सुरक्षा किस तरह से काम करती है वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी उसके अलावा आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडिया में किस तरह से उसे हैंडल की जाती है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय का क्या काम है, ये आपका देश है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस पर पूरी की पूरी एक बुक लिखी जा चुकी है। आप बोलेंगे तो बुक का अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपको इस पर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है जो कि हम लोग की टिस्का अकेडमी के हिसाब से बेस्ट है, तो हम उसको जरूर लिंक में उसको शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, जहां आप कमेंट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और ये वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर यानी करंट अफेयर से रिलेटेड ही चीज़ों की वीडियो के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बाकी आपका जो है, अगर आप इस वीडियो को देख के इंटरनल सिक्योरिटी पर नोट्स बनाते हैं अपने, तो आपके ये एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, और उसके बाद आपको कहीं से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर करंट अफेयर को साइड कर दे तो ये वीडियो कई पार्ट में चलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो कई पार्ट में चलेगा। इसमें अभी ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। और साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो लॉन्च होगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, हमारे चैनल की खासियत है, हम तीन से चार चीज़ें पे अभी हमारा काम चल रहा है। एक यूपीएससी हुआ, एक एसएससी सीजीएल हुआ। सीजीएल पे काम हालांकि अभी थोड़ा धीमा है, लेकिन इस पर काम भी तेज़ शुरू होगा। और अभी फिलहाल इसमें क्वांट्स में चीज़ें देखी जा रही हैं, क्वांट्स की टीम लगी हुई है। उसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस है और यूजीसी नेट सोशल वर्क, तो ये चीज़ है। तो इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये भी मिलेगा, और साथ ही साथ समय समय पे गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा चलता रहता है यूपीएससी के लिए, तो वो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चीज़ें को चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमारा चैनल ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है कि जो कोई देश होता है, किसी भी देश का जो बॉर्डर होता है, जैसे मान लीजिए कि एक देश है, देश मान लीजिए कोई ए देश है, अब इसका ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, देखिए बॉर्डर के अंदर क्या होगा, लोग रहेंगे, पीपल्स लोग रहेंगे इसमें, साथ ही साथ रिसोर्सेज होंगे। हर देश के अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज होंगे। और तो जब ये दोनों चीज़ें हैं किसी भी देश में, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी को मैनेज कैसे किया जाए, ये काम इंटरनल सिक्योरिटी के टीम का होता है, और ये एमएचए के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा देश में ये मैटर जो होता है वो एमएचए के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अगर आपने नहीं देखा होगा इस पर वीडियो, तो हम इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर वीडियोज़ के सेक्शन में देख सकते हैं, गृह मंत्रालय पे। तो और इसका एक काम होता है कि जो देश में शांति व्यवस्था है और कानून की जो स्थिति है उसको बनाए रखना, और जिससे कि सारी चीज़ें पर्याप्त अपनी स्पीड से चल सके और देश डेवलप कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब देखिए, इस इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो जो इशू होता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये 4 कैटेगरी है। इसमें पहली कैटेगरी है टेररिज्म इन हिंटरलैंड ऑफ ए कंट्री। हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक, यानी कि जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद जो देश के अंदर का जो आतंकवाद है, उससे रिलेटेड जो भी मैटर आते हैं वो उनको डील करना। फिर आता है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो होते हैं सर्टेन एरियाज़ में, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ हुआ, वहाँ पे जैसे नक्सलवाद है, तो इस तरह के लोग लेफ्ट विंग में आते हैं। मतलब लेफ्ट विंग ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि समाज में उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो वो अपनी टीम बना के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगते हैं, गुट बना के, और अक्सर जंगलों में रहते हैं। तो इस तरह के लोग, जैसे 5 सिंह तोमर भी थे, तो ये इस तरह के लोग को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में रखा जाता है। तो उनको डील कैसे करना है, तो उसके अंतर्गत उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। और साथ ही साथ जो इंसर्जेंसी यानी विद्रोह, इंसर्जेंसी को हिंदी में विद्रोह कहते हैं, तो विद्रोह जो होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जितने आसाम है और नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो इन सब जगहों पे जहाँ जिस तरह से विद्रोह, यहाँ पे भी ऐसे अलग अलग गुट कई बने हुए हैं, जिनको ये लगता है कि कई गुट ऐसे हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि वो इंडिया के भागी नहीं है। तो ऐसे कई ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा वो मैटर नहीं है, वो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, मैं अभी ज़्यादा नाम नहीं लूँगा उसका।
तो जो इसका इंसर्जेंसी जितने भी ग्रुप होते हैं विद्रोह के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो वो उनको कैसे डील करना है। और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ हाईलाइटेड है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, अक्साई चीन की है, अरुणाचल प्रदेश की है। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहाँ चीन की दखलंदाजी काफ़ी रहती है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान है। तो इस तरह की चीज़ें अगर क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उनको कैसे डील करना है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको, जिसमें एक आपका टेररिज्म होगा जो देश के अंदर होता है, एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होता है जैसे नक्सलवाद हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो इंसर्जेंसी चल रही है वो, और साथ में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होते हैं उनको डील कैसे करना है। तो अब देखिए 2020 में अगर 2020 की बात है तो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन जी कंट्रोल में रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। जिससे पहला था कि टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था उसको, अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019, और जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उससे क्या हुआ था कि वहाँ की काफ़ी इनस्टेबिलिटी आ गई थी, तो उसको कैसे स्टेबल किया जाए इसके लिए गवर्नमेंट ने उस पर विशेष ध्यान दिया, और आज स्थिति स्टेबल भी है। तो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर, वो इसमें इस पर प्रायोरिटी दी गई। साथ ही साथ जो है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उन पे उनके सिक्योरिटी सिनेरियो को किस तरह से इंप्रूव किया जा सके उस पर ध्यान दिया गया। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं इनको कैसे काउंटर किया जा सके, इनको कैसे सरेंडर करवाया जा सके, या इनको कैसे सुधारा जा सके, इस पर काम हुआ। और दूसरा जो होता है वो जो देश के अंदर जो शांति व्यवस्था है उसको किस तरह से बनाया जा सके। तो इन 4 चीज़ों पर गवर्नमेंट ने विशेष काम किया। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने इसमें एक चीज़ ये किया कि जो टेररिज्म होते हैं उसको काउंटर करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाना। कैपेसिटी किसकी उसको समझते हैं। देखिए जब भी कहीं पे कोई घटना होती है तो सबसे पहले वहाँ के रिस्पॉन्डर, जैसे मान लीजिए मुंबई में ही जिस तरह अटैक हुआ, जैसे ताज अटैक हुआ तो मुंबई में, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कौन उस पर रिस्पॉन्ड किया था, जो वहाँ की लोकल पुलिस थी यानी मुंबई पुलिस। तो ये स्टेट पुलिस थी। तो ये कहीं पे भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वहाँ के जो नियरेस्ट, क्योंकि देखिए जब घटना होती है तो किसी को, देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज को ये तो पता होता है कि घटना होने वाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती, तभी वो घटना की अंजाम दी जाती है। अगर सिक्योरिटी एजेंसी को पहले से ही पता होता तो सारी चीज़ें काउंटर कर लेती, तो उनको नहीं पता होता, तो ये अचानक से घटनाएं घटती हैं। तो जब ये अचानक से घटनाएं घटती हैं तो पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जो नियरेस्ट आदमी होगा, जिसके पास गन होगी। गन किसके पास होगी, स्टेट पुलिस के पास होगी। तो इसलिए स्टेट पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा गया है, इसलिए स्टेट पुलिस फोर्सेस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा गया किसी भी टेररिस्ट घटना को, इंसिडेंट को से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो स्टेट पुलिस फोर्स है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये करने का तरीका क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्टेट पुलिस का रेगुलर ट्रेनिंग कराती रहती है, और इंटेलिजेंस कलेक्शन में कि किस तरह से इंटेलिजेंस गेन किया जाए, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, उस तरह की चीज़ें में। और साथ ही साथ जो जैसे मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स किस तरह से किया टेररिस्ट इंसिडेंट में, और इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, अगर कोई भी घटना हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, क्योंकि देखिए बिना लोकल पुलिस की मदद के तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए स्टेट पुलिस फोर्स को सबसे पहले स्ट्रेंथ करने की जरूरत है अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो। दूसरा क्या इसमें गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके नेम, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स, कुछ देखिए कुछ इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, कुछ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके नेम जो होते हैं, और साथ ही साथ जो इन्वॉल्व होते हैं टेररिज्म में, वो उनको फर्स्ट शेड्यूल में रखा, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में रखा। आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत उनको रखा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया 42 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टोटल, और 31 इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं देश में। तो इसको ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने देखा, जिससे कि गवर्नमेंट के पास एक डेटा रहे जिससे गवर्नमेंट काम कर सके। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने तीसरा काम किया वो था कि जो MHA जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रहती है जॉइंट वर्किंग ग्रुप में। जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती रहती है काउंटर टेररिज्म को लेके ये फॉरेन देशों के साथ। तो इसमें ब्रिक्स का इंडिया ब्रिक्स का पार्टनर है। ब्रिक्स का पता ही है, ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं इसमें। तो ब्रिक्स के मेंबर्स के साथ और साथ साथ USA के साथ भी MHA समय समय पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रहती है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग करती रहती है, जिससे कि टेररिज्म को फॉरेन देशों के साथ मिलकर काउंटर किया जा सके। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो उन एक्टिविटीज़ पे अपनी नज़र रखती हैं जो कि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हैं, और जिनके जो कि सिक्योरिटी, पीस और पब्लिक में शांति जो होता है देश के लिए उसमें वो उस पर ध्यान रख सके, और साथ साथ एक्शन ले सके लॉ के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी ये ज़रूरत हो। तो उन पे भी जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो भी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन कौन सी हैं, जैसे मान लीजिए जैसे NIA है, नेट ग्रिड, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी जो है पूरा अपनी नज़र बना के रखती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन पे, इन ग्रुप पे, इंडिविजुअल्स पे, और सिक्योरिटी, जिससे कि देश में सिक्योरिटी की स्थिति बनी रहो, जहाँ पर जरूरत होती है तो इनके पास एक्शन लेने की पूरी आज़ादी होती है।
अब देखिए हम बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया था, तो वो एजेंसीज हैं, तो वही इन्वेस्टिगेशन में इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाती हैं। तो पहली एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। दूसरी है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसके बारे में आप बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड होती है। इसका काम होता है इंटेलिजेंस गेन करना, और जो भी आईटी से रिलेटेड जो भी कोडिंग वगैरह के सारे काम में, जो भी हाई लेवल के कंप्यूटराइज्ड काम है, वो सारे इनके, एक तरह से देखा जाए अगर बीटेक की भाषा में इसको कहूँ मैं, तो इसको सीएसई डिपार्टमेंट कर सकते हैं आप, इंटरनल सिक्योरिटी का। लेकिन एक्चुअली मैं इसको सीएसई नहीं कहा जाएगा, इसको मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। तो ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जितने भी मैटर होते हैं, और सारे सिक्योरिटी एजेंसी को आपस में कैसे ऐड करके रखना, वो सारे ये काम करती है। और एक आता है कॉम्बेंडिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल, यानी CFT सेल बनाया गया है। जैसे कि ये सेल का काम, इंडिविजुअल इसका काम यही होता है कि इन जो टेररिस्ट हैं या टेररिज्म आतंकवाद के लिए या आतंकवादी गतिविधियों के लिए इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो ये काम करेंगे नहीं। तो पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, पैसे से कौन हथियार खरीद रहे हैं, पैसे से ही सारे काम कर रहे हैं, तो पैसे, ये फंडिंग को जानना बहुत जरूरी है। ये 3 सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। अब इसमें सबसे पहली बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं। देखिए 2009 में इसको बनाया गया था, और ये जो है एक प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की। देखिए जब भी किसी चीज़ के साथ प्राइमरी लग जाता है, तो मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत ही इसी से होगी। यानी कि जब भी कहीं पे भी कोई भी घटना घटती है, तो स्टेट पुलिस जो थी वो तो मान लीजिए मौके पे रिस्पॉन्ड कर दी, उसके बाद जो बाकी काम होता है वो एनआईए के अंडर में दे दिया जाता है। एनआईए का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, यही इसलिए इसको प्राइमरी कहा गया है। जब बात एनआईए के हाथों से निकलने लगती है, तब वो बाकी जगह तब वो और भी इसमें और भी इंस्टीट्यूशन है, उनको अपने हाथ में उनको मिलाना शुरू कर देती है। अब ये एक एजेंसी है जिसके पास जो इसको एम्पावर किया गया, इसको ये ताकत दी गई है जिससे कि ये डील कर सके इन्वेस्टिगेशन जो कि टेरर से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनको स्टेट में, बिना किसी स्पेशल परमिशन के स्टेट के। यानी कि इस एजेंसी के पास ये ताकत है कि ये बिना किसी स्टेट में बिना किसी स्पेशल परमिशन के ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी भी टेररिस्ट गतिविधियों की। और इसके लिए इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक रिटन प्रोक्लेमेशन भी होता है, इसके पास कागज होता है जिसको दिखा के ये कहीं पे भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर इससे नहीं किया जा सकता, किसी का जवाबदेही नहीं है सिवाय होम मिनिस्ट्री के। अब इसको जो है एनआईए को बनाया गया था एनआईए एक्ट 2008 के तहत, और ये एक स्पेशल एजेंसी के तौर पे इसको बनाया गया था। और ये इसका काम था इन्वेस्टिगेशन करना, और जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो भी क्राइम होते हों उनकी पूरी जांच पड़ताल करना, और ये सब होता था। शेड्यूल इसमें बनाया गया एनआईए एक्ट में 2008 में, तो उसके लिए बनाया गया इसको। अब और एनआईए जो है एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल लेवल पे, और ये इन्वेस्टिगेट करती है टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, और टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जो छोटे मोटे स्तर पे होते हैं, वो उनकी पूरी तरह से जांच करती है ये। तो देखिए यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे एक बात और आपको पता होना चाहिए कि एनआईए की जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और साथ ही साथ जो ये टेररिज्म फाइनेंसिंग केसेस को देखती है, तो इसके तहत एक चीज़ और है कि जो अभी प्रेजेंट में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं देश में, और उससे रिलेटेड जो भी जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही हैं, तो उनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और 2008 में देखिए मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद से इस तरह की एजेंसी की डिमांड बढ़ गई, और 2008 से ही गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे और एनआईए इसीलिए 2008 में फॉर्म किया गया, तो ये एक कनेक्शन है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब एनआईए जब से इसकी शुरुआत हुई है, इसने 363 केस अपने अंदर रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें 59 केस 2020 में ही थे इकलौते, और ये 31 दिसंबर 2020 तक की बात है। और इन सब में जो 363 केसेस है, उसमें 286 केस हैं जिनके लिए चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। मतलब जिनके लिए पर्याप्त चार्जशीट अभी फाइल की जाती है जब पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं गवर्नमेंट को कि इसके बेसिस पे इस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो चार्जशीट 286 केसेस में मिल चुकी है। अब ट्रायल की बात करें तो इसने कंक्लूड किया है, इसमें 69 केसेस को सॉल्व किया है, और इसमें 63 केस ऐसे हैं जो कि ये रिजल्ट इसके कन्विक्शन, यानी 63 केसेस में ये एनआईए सही साबित हुई थी। तो इसका सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अगले की बात करते हैं, नेटग्रिड का मतलब होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये 2009 में देखिए ये फॉर्म किया गया, ये भी वही 2008 मिलिट्री जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, उसके बाद हुआ था। अब ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहते हैं, इसको नेट ग्रिड कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सीएससी ब्रांच है। तो ये मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है टेररिज्म को काउंटर करने का, और जो भी पर्पस होता है उस डेटाबेस से कनेक्टेड, और साथ उसको अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती हैं, उनको अच्छी तरीके से उनके साथ मिल के अच्छी तरीके से पैटर्न को समझने का,
और इसके लिए 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 21 डिफरेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे लेवल पे, उनके साथ ही कनेक्शन में हमेशा रहती हैं ऑनलाइन। ये उनके साथ पूरा उनको डेटाबेस जो भी उनको प्रोवाइड कराती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उनके पास, और डेटा की जो जांच करनी है वो सब यही एजेंसी करती है। और साथ ही साथ ये जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको उनके साथ हमेशा एक्सेस रहती है, उनके साथ कभी भी ये मिलने को या डेटा शेयर करने को हमेशा रेडी रहती हैं। करंट सीईओ बात करें इसके, तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष गुप्ता हैं, ये आईपीएस हैं। और नेटगिफ्ट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था 2000 मिलिट्री मुंबई अटैक के अंदर, सॉरी मिलिट्री निकल रहा है, 2008 मुंबई अटैक के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2016 में अपॉइंट किया था अशोक पटनायक को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के। ये मतलब अशोक पटनायक के जो पहले थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब जो ये अपॉइंटमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट का एफर्ट था जिससे कि प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सके। और पटनायक अपॉइंटमेंट जो था वो 31 दिसंबर 2018 तक रहा, उसके बाद से ये आशीष गुप्ता आ गए हैं। 2019 से नेटगिट जो हेड किया जाता है इंडियन पुलिस सर्विस के आशीष गुप्ता ऑफिसर हैं। एमएचए ने 5 फरवरी 2020 को अनाउंस किया पार्लियामेंट में एक प्रोजेक्ट नेटग्रिड 2005 में प्रोजेक्ट नेटग्रिड के साथ, और इसको सारे रिक्वायर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बिल्ड करने के लिए, और ये कंप्लीट होना था मार्च 2020 के अंत में। और जो ये पूरा होल मास्टर डेटाबेस है ये लाइव आया 31 दिसंबर 2020 को, और ये एक्सेसिबल होता है सिर्फ ऑथराइज पीपल को, जितने भी ऑथराइज जिसके पास अथॉरिटी होती है इसके डेटा को गैदर करने की, सिर्फ उन्हीं के पास इसका एक्सेस होता है। और ये टोटल 10 सिक्योरिटी एजेंसीज से अपने डेटा को ले सकते हैं और केस टू केस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और जो भी टेररिज्म से रिलेटेड जो सस्पेक्टेड केस होते हैं उन पर ये अपनी राय दे सकते हैं। अब नेटगिट का जो अगर बात करें टोटल फंड एलोकेशन का, वो तो 3400 करोड़ है। और नेटगिट जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक फ्रेमवर्क है। ये लेवरेज करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कनेक्ट करता है सारी यूजर एजेंसी को जो कि सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की हैं, और इनको डेटा प्रोवाइड कराता है जिससे कि कंट्री की जो टेररिज्म कैपेबिलिटी उसको बढ़ाया जा सके। और जो प्रोजेक्ट होता है ये अप्रूव किया गया था 2012 में, इसमें 1003 करोड़ रुपए का इसमें जो है लागत लगी थी, और इसमें सैंक्शन किया गया था की एलिमेंट नेटगिट प्रोजेक्ट के लिए। अब नेटगिट एक नेट स्टार फेस 1 इसमें कनेक्टर्स जिसको कहा जाता है वो डेवलप किया गया इन हाउस नेटगिट के द्वारा, और एक बीटा वर्जन था जो कि लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2020 को। देखिए टेक्निकल टर्म है, तो ये नेट स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेट स्टार जो है वो उससे फेज़ 1 उसका कनेक्टर जो है वो डेवलप किया गया था नेटगिट के द्वारा, और इसको ये एक बीटा वर्जन था जो कि एक लॉन्च किया गया। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोग इतना समझ लीजिए कि नेट स्टार एक फेज़ 1 कनेक्टर था जो कि डेवलप किया गया था नेटगिट के द्वारा। 31 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था। जो सिविल कंस्ट्रक्शन, इसमें जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है बेंगलुरु में और दिल्ली में वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या कि 2012 में 1003 करोड़ का इसमें जो 1003 करोड़ का जिसमें गवर्नमेंट ने अपना जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया था 2012 में, तो उसी के तहत बेंगलुरु और दिल्ली में उनके जो सिविल कंस्ट्रक्शन उनके ऑफिसर्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी हाई क्वालिटी के ऑफिसर रहेंगे, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर उसमें जितने डेटा हैं वो कैसे हो गए, सर्वर रूम्स बनाए गए, तो वो सारी चीज़ें उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। बात करें अगर जो फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म सेल की, CFT सेल की, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग उसको रोकने के लिए उसके लिए बात हुई, तो इसके लिए क्या, इसके लिए सेटअप MHA ने एक सेटअप किया गया कॉम्बाटिंग CFT सेल इसको कहते हैं। इसको MHA ने सेट किया जिससे कि वो डील कर सके जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं CFT के, और जो भी फेक इंडियन करेंसी नोट के थ्रू ये काम करते हैं, ज़्यादातर ये फेक इंडियन करेंसी नोट के थ्रू ये काम करते हैं। तो उसके लिए उसको भी देखा इन्होंने, उस पर MHA ने उसके लिए डील किया। FICN कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक बनाया MHA ने, FCORD जिसको कहा जाता है, ये फॉर्म किया गया MHA के द्वारा। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है FCORD का, कि ये इंटेलिजेंस को शेयर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको शेयर करता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ स्टेट और सेंटर में, जिससे कि जो फेक करेंसी का जो सर्कुलेशन है उसको रोका जा सके स्टेट में। और जो टेरर फंडिंग होता है और फेक करेंसी होता है, इसमें टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी, यानी कि अगर देखा जाए इसमें तो MHA ने क्या किया, 2 काम किया इसमें। एक पहला तो इसमें FCORD, MHA ने क्या किया, FCORD बनाया। दूसरा जो है जो कि फेक करेंसी, इसमें FCORD क्या है, FICN यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन ग्रुप। और उसके बाद दूसरा काम इसने किया कि एक TFFC बनाया, मतलब टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी। तो ये बनाया गया, इसको बनाया गया NIA में, इसको NIA में बनाया गया, जिससे कि इसका फोकस हो सके इन्वेस्टिगेशन से जो भी टेरर फंडिंग होती है और फेक करेंसी केसेस हैं उनको डील कर सके। तो NIA, इसलिए इसमें एक अलग से डिवीजन CFT सेल में बनाया गया जिसको TFFC रखा गया।
अब इसमें क्या था कि एक गवर्नमेंट ने क्या किया था, एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक ट्रीटी आप कह सकते हैं। इसको साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि वहाँ पे इंडिया बांग्लादेश में काफ़ी स्मगलिंग के केसेस और फेक करेंसी केसेस देखे गए। तो उसी को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए और फेक करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए इसने CFT सेल ने एमओयू साइन किया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट किया गया पुलिस ऑफिसर के लिए, जो कि नेपाल के हैं और बांग्लादेश के हैं, जिससे कि जो भी वो अच्छे से जानकारी ले सके स्मगलिंग और जो इंडियन करेंसी के फेक जो भी जालसाजी चल रही है उसको रोकने के लिए उन स्पेशल ट्रेनिंग दी गई जो नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस ऑफिसर्स को। और क्या किया गया, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सेंटर और स्टेट की, वो वर्क करेंगे और हर चीज़ों पे पैनी नज़र अपनी बना के रखेंगी, हर एलिमेंट पे जो भी टेरर फंडिंग से एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनके हिसाब से जो भी ज़रूरत हो सकती है वो एक्शन लेंगे लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये था। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया मेंबर है, आपको पता होगा इंडिया मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वही सिक्योरिटी एजेंसी जिसने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा था। तो ग्रे लिस्ट, और हालांकि ग्रे से फिर अब पाकिस्तान बाद में ब्लैक लिस्ट में चला गया। तो इसका काम होता है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इसका काम होता है जो भी देश में किसी भी देश को फाइनेंस प्रोवाइड कराना, जिससे कि जो भी सिक्योरिटी, जिससे देश अपने सिक्योरिटी के लिए काम कर सकता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, बिजनेस में कम सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है इसलिए इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रखा गया है। जिससे कि जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है जिससे कि देश को अपनी डेवलपमेंट करके अपने बॉर्डर को मजबूत करना हो, तो इस तरह की चीज़ों के लिए, या इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को मजबूत करना हो, तो इसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड, और CFT से रिलेटेड, जैसे काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म से रिलेटेड हुआ था। ये 25 जून 2010 से काम कर रही है। इंडिया जो है मेंबर रहा है FATF का, और ये एक स्टाइल रीजनल बॉडीज FATF की एक FSRBs है। FSRBs ये क्या है, F से FATF हो गया, और SARB यानी स्टाइल्ड रीजनल बॉडीज। तो इसके इंडिया जो है इसका मेंबर रहा है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसमें यूरेशियन ग्रुप है जो कि कॉम्बैट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको EAG कहते हैं। यूरेशियन ग्रुप है ये, EAG। और दूसरा एशिया पैसिफिक ग्रुप है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, इसको APG कहते हैं। तो इसमें दो ग्रुप हैं अगर देखा जाए तो इसमें दो ग्रुप है। इसमें एक आपका है EAG, यानी ये यूरेशियन ग्रुप है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, और दूसरा है आपका एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया के जो देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता रहता है एक्टिवली, जो भी मीटिंग होती है बिम्स्टेक की मीटिंग होती रहती है, और जितने इसके सब ग्रुप हैं उन पर जो भी मीटिंग होती रहती है इंडिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहता है, जिससे कि फॉरेन देशों से उसका संबंध भी अच्छा बना रहे, और फॉरेन देशों से जो सर्कुलेशन हो रहा है उस पर भी पूरी नज़र बना के रखे, और फॉरेन गवर्नमेंट का साथ भी मिले उसको। अब देखिए हम बात करते हैं सिक्योरिटी जो हाई ऑफिसर्स, हाई पब्लिक ऑफिसर्स के होल्डर्स हैं, यानी कि जो VIP लोग हैं, इसमें VIP लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों पे MHA ही काम करेगी। तो जो इनको, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो इनके पास टेररिस्ट का खतरा भी, इनके पास जो होता है उनको धमकियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं। तो टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप जो होते हैं उनका खतरा इन पर बना रहता है। तो इसीलिए इनके लिए एक एडिक्वेट सिक्योरिटी, पर्याप्त सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, जो कि हाई पब्लिक ऑफिसर्स को हैंडल कर रहे हैं और जो इस तरह के खतरे के अंतर्गत आते हैं। अब इस तरह की सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, इस तरह सिचुएशन से डील करने के लिए, क्योंकि ये लोग डायनामिक होते हैं, तो इसलिए इनके सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट भी MHA के द्वारा समय समय पे किया जाता है, और असेसमेंट भी किया जाता है, उसकी जांच परख भी की जाती है कि उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस करने, समय समय पे MHA इसके लिए रिपोर्ट जारी करती रहती है। और ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है इनके लिए, ये हाई लेवल कमेटी के द्वारा किया जाता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिससे कि जो टेररिस्ट और मिलिटेंट हैं उनको काउंटर किया जा सके। और इससे क्या होता है कि इनकी सिक्योरिटी और भी बनी रहती है, और पब्लिक ऑर्डर और पीस भी मेंटेन रहता है देश में। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी कॉन्स्टेंटली MHA के साथ काम करती रहती है सिक्योरिटी से इशू से रिलेटेड, जो भी VIP लोग होते हैं उनके लिए, उनके मूवमेंट से रिलेटेड। और जिसे अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में अनिल अंबानी के घर के बाहर अभी 1 साल पहले एक कार पाई गई थी, तो उस कार में भी काफ़ी हथियार, असलहा वगैरह पाया गया था। तो उस चीज़ पे लेके काफ़ी काम किया गया, तो उस पर सिक्योरिटी को MHA अपने अंडर मिल गया था उसको। तो वो सारी चीज़ें हैंडल करने का काम MHA का ही होता है। और इस समय ये एडवाइजरी भी जारी करती है और कम्युनिकेट करती रहती है स्टेट से जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। तो मुंबई पुलिस के साथ उस समय काफ़ी काम किया था इसने।
तो ठीक है, ऐसे ही काम होता है यहाँ। एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज भी बनाते हैं पुलिस कमांडोज के लिए, और ये जो भी ये कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके, और बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के जवान जो होते हैं वो, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स CISF, जिससे कि इस तरह की सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में इनको इन्वॉल्व लगाया जाता है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो अगर एक नाम तौर पे देखा जाए तो VIPs की सिक्योरिटी में कौन ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम लोग के पास क्या है, एक तो आपका जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, दूसरे कौन रहता है, दूसरा हमारे रहते हैं BSF रहते हैं, BSF के लोगों को लगाया जा सकता है। तो और तीसरी जो है, और ये देखिए वहाँ लगाया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है, तो खतरा भी उनको सबसे ज़्यादा होता है। तो और ITBP के जवान होते हैं वो, उनको ट्रेनिंग भी इस तरह की दी जाती है, कमांड और हाँ, और CISF, और इन सब में जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कमांडोज होते हैं, तो काफ़ी टफ इनकी ट्रेनिंग होती है। तो इन कमांडोज होते हैं, तो वही लोग इनकी सिक्योरिटी में काम करते हैं। और एक रिवाइज और अपडेटेड वर्जन जो है, इसमें येलो बुक बनाया है MHA ने, इसमें गाइडलाइन इशू करता है पर्सनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये पर्सनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो मतलब ये जितने भी IP उनको इशू किया जाता है, और ये MHA के द्वारा किया जाता है। फरवरी 2019 में भी लास्ट टाइम ये इशू किया गया था। तो ये है पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई आपको अगर डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब अगली वीडियो में से हम लोग शुरुआत करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी और दिल्ली मेट्रो सिक्योरिटी के बारे में। तो ये पार्ट 2 अब इसमें लॉन्च होगा, तो इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स इसे ज़रूर बना लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। और जो हमारे समय समय पे वीडियोस आती हैं उस पर आप जब आप बेल आइकन हिट कर देंगे तो आपको जब भी हमारी वीडियो लोड होगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।